गठबंधन में क्या हालात बने हैं उसको लेकर हमने तफसीली बातचीत की, लेकिन अब राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी कर लेंगे बातचीत। और सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो विपक्ष के पास बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आ रहा है वो यह है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार की बागडोर को संभालने के काबिल अब नहीं बचे हैं। डेमोक्रेट जितने भी हैं वो दरअसल सरकार को संभाल रहे हैं, अफसरशाही का राज चल रहा है और नीतीश कुमार अब बिहार को संभालने के काबिल नहीं। ये बड़ा हमला हिमांशु जी जो है वो किया जा रहा है साफ तौर पर। और मैं जो तस्वीरें नोटिस कर पा रहा हूं हिमांशु जी वो ये है कि 2024-2020 के चुनाव को जब मैं देखता हूं तो सीट नेगोशिएशन पर बातचीत करने के लिए सीएम नीतीश कुमार जाया करते थे, वो बैठते थे और पूरी बात करते थे और उसके बाद चीजों का बाकायदा ऐलान भी होता था। एक भी ऐसी तस्वीर नहीं आई है बाहर जहां सीएम आवास के अलावा नीतीश कुमार घर से बाहर निकले हों, नेगोशिएशन पर बातचीत हुई हो। अगर नेगोशिएशन पर बातचीत करने के लिए दिल्ली जाना है, पटना जाना है, संजय झा जाएंगे, ललन सिंह जाएंगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपने आवास से बाहर नहीं निकलेंगे। एक बड़ा जो कनेक्शन है वो यहां पर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कोई मसला है हिमांशु जी, या वाकई में इतने बीमार या इतने मासूर हो चुके हैं कि अब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है? देखिए, विपक्ष की जो नैरेटिव थी, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, वो खुद खंडन उसका खुद कर दिया। अभी कैसे? नीतीश जी हैं जो एक्टिव हो गए हैं, नीतीश जी बहुत नाराज चल रहे हैं, वो खुद लोगों को बोल रहे हैं कि आप सीटों का ठीक से कीजिए। इस तरह की जो नैरेटिव फिर से आने लगी, इसके पहले कुछ थी अभी कुछ है। इसी से ये नैरेटिव दरअसल ये है कि सीएम आवास पर वो सारी बातचीत हुई है, सीएम आवास से बाहर नहीं निकलते हैं आजकल। नहीं हो सकती है। हाँ, नीतीश जी सभी मंचों पे जाते हैं, बोलते हैं, आप इनको देख सकते हैं, पिछले कई स्पीच उन्होंने दिया है, लोगों से मिलते जुलते हैं। तो इस तरह का जो नैरेटिव बढ़ाना, भ्रांति फैलाना कि वो अस्वस्थ हैं, तो देखिए मीडिया से बातचीत वो पहले भी नहीं करते थे, वो अब भी नहीं कर रहे हैं। इनॉग्रेशन उद्घाटन का जो भी कार्यक्रम होता है जहां वो पहले 40 मिनट 1 घंटा रुकते थे, वहां वो 10 से 15 मिनट में एक वो हाथ का एक वेव हिलाते हुए बाई करके निकल जाते हैं। मैं दरअसल ये कह रहा हूं कि नेगोशिएशन पर सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनी बात को रखते थे सीएम नीतीश कुमार, चाहे पटना में हो चाहे दिल्ली में बैठक हो, पहुंच जाया करते थे। अब दरअसल हुआ क्या है? दरअसल कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ये सब भ्रांतियां हैं। और नीतीश जी है, महिला रोजगार योजना जो थी लॉन्च हुई, उसमें उन्होंने स्पीच दिया है, लोगों से वार्ता स्थापित की है, वो अपने मुख्यमंत्री निवास में भी लोगों से मिलते हैं। अभी पटना मेट्रो का उद्घाटन हुआ, वहां भी वो गए उद्घाटन करने, तो लोगों से वहां भी मिले। तो इस तरह की जो नैरेटिव बिल्ड करना कि अस्वस्थ हैं, और अभी खुद कहना कि वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, एक्टिव हो गए हैं, आगे से लीड कर रहे हैं, तो इस तरह का जो भ्रांति है, दोनों बातें खुद से बोलना तो खुद ही ये दर्शाता है कि विपक्ष है जो वो भ्रांतियां फैला रही है, उनके दावों में कोई दम नहीं है। अब दूसरी बात, दरअसल आप कह रहे हैं भ्रांतियां है, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं संजय झा जो दरअसल बीजेपी का एसेट था जेडीयू में, उन्होंने जेडीयू को खत्म करने के लिए तमाम जो पटकथा है वो लिख दिया चुनाव से पहले, इसीलिए अब सीएम नीतीश कुमार को थोड़ी सी भनक लगी है, इसलिए वो अब आगे आ रहे हैं और खुलकर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पप्पू यादव जी को शायद वो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, वो स्वयं अभी पैसे बांट रहे हैं, जहां जा रहे हैं लोगों को पैसे दे रहे हैं, तो उनको खुद समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और वो दूसरे पे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। संजय झा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय है, और पार्टी के लिए जो भी हो सकता है फैसला वो करते हैं, पार्टी हित में करते हैं, जनता के हित में करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिनके राहुल जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं राहुल जी। हाँ, खींचातान है। मुकेश साहनी जी बोलते हैं कि महागठबंधन अस्वस्थ हो चुका है, इसको ठीक करने की जरूरत है, और ना तो पार्टी का कोई चेहरा बना है महागठबंधन में, ना ही सीटें अभी तक। चेहरा तो सीएम नीतीश कुमार भी नहीं बन पा रहे हैं ना, इसीलिए तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अनाउंस सीएम चेहरा का वो वाली बात दरअसल की गई है। राहुल जी, दरअसल बात यह है कि जो बात हिमांशु कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल स्वस्थ है, तमाम चीजें ठीक है, गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा सीएम जिसका 20 साल का जो शासन था, सुशासन बाबू के नाम से उनको जाना गया, अब इसलिए आप चिढ़ रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक है, तबियत ठीक है, लेकिन आप लोग खामखा बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात रख लूं, आप मुझे बात अपनी पूरी रखने दें। बीच बीच में मुझे उम्मीद है कि आप इंटरप्ट ना करें। देखिए, बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मजाक जो है अब खुद नीतीश कुमार जी ही बन चुके हैं। अब जो व्यक्ति कभी भाजपा को सांप्रदायिक कहकर छोड़कर गया था, उसी भाजपा के सामने झुककर आपात बैठक बुला रहा है। ये कोई गवर्नेंस मीटिंग नहीं थी, ये कुर्सी बचाओ मीटिंग थी। अब भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं क्लर्क मान रहा है। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि 99% सीटें फाइनल हो चुकी, लेकिन बिहार की जनता का अब अभी फाइनल नहीं हुआ है। और जब जनता बोलती है तो भाजपा के सारे 99% के फार्मूले ध्वस्त होते हैं।
नीतीश जी के पास न नीति बची है न नियत बची है, बस कुर्सी बचाने की मजबूरी उनकी है। नीतीश कुमार जी ये जो बैठक के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जिस विषय पर आपने विषय रखा है, बैठक जनता के लिए नहीं थी, ये भाजपा की ड्रग्स मीटिंग करी गई थी। आज भाजपा ने मानसिक रूप से नीतीश कुमार जी को रिटायर कर दिया है। भाजपा अब बिहार सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठी है और नीतीश जी सिर्फ स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। ये कोई गठबंधन नहीं है। हाँ, ठीक ये है। बंधन है इनका मजबूरी का, जो सत्ता बंधन है और कुर्सी ठीक है, का हिमांशु डर जी, है। आ रहा हूं, हाँ। जनता से दूरी है इनकी। हिमांशु जी, जवाब अब आपका। ये दरअसल मजबूरी है, और मजबूरी कौन सी है? वो केंद्र वाली जो सबको दिखाई दे रही है, सिर्फ बिहार वासियों को नहीं, पूरे देश को भी दिख रही है कि सीएम नीतीश कुमार को ढोना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि केंद्र में सरकार भी तो चलानी है। लेकिन दरअसल जो राहुल जो आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, वो नजर इसलिए भी आते हैं क्योंकि तस्वीरें कुछ बदली है पिछले 1-1.5 साल से, वो सक्रियता नहीं दिखाई पड़ रही। बिल्कुल नीतीश जी सक्रिय रहे हैं, बिल्कुल ये आरोप निराधार है। और बिहार को 20 सालों में उन्होंने जो जहां से लाया है, हाँ। और जितनी योजनाएं चलाई है सभी वर्गों के लिए, तो वही प्रदर्शित करता है कि वो कितने सक्रिय होकर बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए वो लगे हुए हैं दिन रात दिन। तो इस तरह का आरोप लगाना, जहां महागठबंधन में स्वयं सभी पार्टियां आपस में झगड़ रही है, कोई उप मुख्यमंत्री के लिए अभी से पद मांग रहा है, कोई बोल रहा महागठबंधन अस्वस्थ है। हिमांशु जी, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। ये सोचना चाहिए। 20 साल का मुख्यमंत्री जिसके प्रदेश में चुनाव चल रहा है, और पिछले 7 दिन में आप मीडिया के सामने तक नहीं आए। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या इशारा कर रहा हूं? पिछले 7 दिन में सीएम नीतीश कुमार ने किसी माइक का सामना नहीं किया। एक तस्वीर नहीं मिल पा रही है मैं उनकी। नेता है, तो उनको जो जिम्मेवारी दी गई है वो अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। तो सारी चीजों में नीतीश जी को आके मीडिया में आना पड़ेगा, बार बार आके अपना वाइट देना, इस तरह का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, सीएम नीतीश कुमार के अलावा कोई एक मुख्यमंत्री ऐसा हो किसी प्रदेश का, उदाहरण आप मुझे दरअसल दे दीजिए किसी एक का, जिसके प्रदेश में चुनाव चल रहा है और मीडिया के सामने नहीं है। नीतीश जी कई बार जब आप देखिएगा, भाई तो कह रहा हूं पिछले एक हफ्ते का कोई एक एग्जांपल दे दो मुझे आपको। आपको दिख जाएगी अभी। हाँ। आपको दिख जाएगी, ये भी इलेक्शन है ना, चल रहा है ना, तो आपको कई बार दिख जाएगी। 6 तारीख को मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ पटना में, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार कहीं नजर आए हो 6 तारीख के बाद? बिल्कुल, आप नीतीश कुमार जी के कई स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अभी स्वयं विपक्षी दल ही उनके उस नैरेटिव को, खुद अपने नैरेटिव को खंडन कर रहे हैं कि नीतीश जी सक्रिय हो गए हैं, मीडिया में चीजें आ रही है। खुद जो सक्रिय हो गए, नीतीश जी तो मानसिक रिटायर हो गए। क्या बात कर रहे हो? मानसिक रिटायर हो गए, सक्रिय हो गए। विपक्षी दल कोई मुद्दा, जिस तरीके से उनकी हरकतें सामने आ रही है, जिस तरीके से उनकी हरकतें सामने आ रही है, महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, अबूल चलूल हरकतें कर रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष ये बात ठीक है, विकास आपने किया ही नहीं तो मुद्दा कैसे होगा? नीतीश जी अस्वस्थ है, आपके लिए विकास का कोई मुद्दा नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं नीतीश कुमार जी को अस्वस्थ कहने की। आपकी पार्टी आपको मुबारक, हम लोग महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो महागठबंधन बेसिकली वो अस्वस्थ है, और ये लोग लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी पे इस तरह का आरोप। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी दिन रात बिहार के विकास में लगे हुए हैं, और अभी उनकी पार्टियां में सिंबल, लालू जी सिंबल वितरित करते हैं, और तेजस्वी जी हैं जो वापस ले लेते हैं पार्टी सिंबल। ठीक है, उनको राहुल जी, ठीक है, सीएम फेस को लेकर के हम बात कर रहे हैं। दरअसल सीएम फेस को ही लेकर के राहुल हम बात कर रहे हैं। महागठबंधन में होगा सीएम फेस का अनाउंस पहले चुनाव से। में तो पार्टी का चेहरा, न तो सीटों का बंटवारा हुआ है। राहुल जी, आ रहा हूँ वीणा जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। क्यों नहीं महागठबंधन अभी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी हुई है, इसीलिए राहुल गांधी जी उनका चेहरा नहीं कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, हिमांशु जी एक रिएक्शन में उनका ले लेता हूं राहुल जी का, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा रुक जाए, आवाज रुक जाए, सबकी आवाज रुक जाए। राहुल जी, दरअसल बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, अब सीएम नीतीश को करना है रिप्लेस, तो रिप्लेस करने के लिए भी तो चेहरा दिखाना पड़ेगा ना। जिस तरीके से तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनाना राहुल गांधी को, वैसे कांग्रेस पार्टी भी कह दे कि नीतीश कुमार नहीं होंगे तो फिर आरजेडी से तेजस्वी यादव सीएम होंगे और हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है और भाजपा ने उनको मानसिक रूप से रिटायर कर दिया है। ये तो पूरी बिहार की जनता देख रही है। भाजपा पूरे देश में जहां जहां अपने घटक दलों के साथ जिन जिन के साथ भी रही है, उन्हीं घटक दलों को भाजपा ने निपटा दिया है। आज बिल्कुल आपने वाजिब बात कही कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल बीमार चल रहे हैं और बिहार की जनता देख रही है सारी चीजें। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री को लेकर हमारे महागठबंधन में किसी तरीके का कोई भी सवाल ही नहीं है और ना ही ये कोई मुद्दा है। हमारे शीर्षस्थ नेता बैठकर ये सारी चीजें टेबल पर बैठकर तय कर लेंगे। ये 5 मिनट का काम है। हम जैसे हमारे विधायक चुनकर आएंगे और बहुत जल्द हम मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी आपको आपके सामने मीडिया के सामने सारी चीजें हम क्लियर करने जा रहे हैं। अभी देखिएगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सारी चीजें धीरे धीरे करके स्पष्ट हो जाएंगी। ये हमारी सारी चीजें रणनीति का हिस्सा है। हमें कब किसको सीएम को लेकर प्रोजेक्ट करना है, रणनीति का हिस्सा राहुल, मैं इसी को समझना चाह रहा हूं। बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने से ज्यादा फायदा कैसे हो जाएगा? अगर सीएम फेस अनाउंस कर देते हैं आप तेजस्वी को, तो नुकसान कैसे हो जाएगा? ये जरा सा समझाइएगा। अरे भाई, ये बात आपको बता आप कह रहे हैं ना कि रणनीति का हिस्सा, मैं रणनीति समझना चाह रहा हूं। नहीं, ये बात अगर आपको बता देंगे तो हमारी रणनीति तो फिर डिस्क्लोज हो जाएगी। अच्छा, आप समझिए, भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं। हमारी मजबूरियां हैं कि हम भाजपा के प्रवक्ता को अपनी रणनीति नहीं बता सकते। तो वीणा जी को फिर समझाइए। ये रणनीति मुकेश सहनी जी नहीं समझ रहे हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं, कभी नाम ले लेते हैं, कभी कहते हैं मल्ला का बेटा। नहीं, ये समझाएंगे, वीणा जी को डिबेट में समझाएंगे कि हम लोग का बात जो होगा हम लोग का मीटिंग में होगा कि चैनल के सामने डिबेट में समझाएंगे। देखिए, रणनीति हमें भी थोड़ा सा जानना है ना, समझना है। लेकिन वीणा जी, ये रणनीति फिर मुकेश सहनी जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमें सभी वर्गों मुकेश सहनी जी समझ रहे हैं। कहाँ कुछ बोल रहे हैं मुकेश सहनी जी? कहाँ आपने सुना? क्या कहा? 2 बार वो बोल चुके हैं, तीसरी बार उसका नाम नहीं लिया तो कह दिया कि डिप्टी सीएम अल्लाह का बेटा होना चाहिए। तो बेटा बोले हैं सभी समीकरणों को हम साध के चल रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी ऑन टेबल होंगी जब हमारी सारी चीजें होंगी कि हम किसी को उप मुख्यमंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। ये सारी चीजें समय के अनुसार तय होंगी। राजनीति में समय बहुत मायने रखता है। चलो, समय से याद आया कि कल दरअसल IRCTC को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में जो बात चली और दरअसल वहां पर हुआ के आरोप तय हुए हैं, उसके बाद अब वो मुकदमा चलेगा। लेकिन IRCTC में जब नाम तेजस्वी यादव का भी सामने आया तो क्या वहां थोड़ा सा बैकफुट पर है महागठबंधन कि अब हम डिक्लेयर नहीं कर सकते तेजस्वी यादव? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोअर कोर्ट के फैसलों को ऊपरी अदालतों ने बदला है। बहुत सारे फैसलों को बदला है। हमें ऊपरी अदालतों से हमें पूरा उम्मीद है कि चीजें हमारी ठीक होंगी। हमारे नेताओं को न्याय मिलेगा, हमारे महागठबंधन को नेताओं को न्याय मिलेगा। जिस तरीके से भाजपा द्वेषतापूर्ण राजनीति कर रही है और इनकी ईडी का कन्विक्शन रेट देखिए तो 1% से भी कम का कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो दुष्प्रेरणा के साथ भाजपा की सरकारें काम करती आई विपक्षी दलों के ऊपर, ये तो जग जाहिर है। तो फैसले बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि फैसले लेकिन राहुल 2006 में ये मामला रजिस्टर्ड जब हुआ तो यूपीए की सरकार थी। नहीं, बिल्कुल थी। लेकिन रजिस्टर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि दोष सिद्धि हो गई। कोई कन्विक्ट तो नहीं हुए थे 2006 में, कन्विक्ट तो आज हुए। किन परिस्थितियों में हुए, किस तरीके से हुआ, चूंकि मामला सब जुडिस है तो उस पर टिप्पणी करना उचित बनता भी नहीं है मेरा। लेकिन अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो नीतीश कुमार हैं जिनके ऊपर इस तरह का भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा नहीं है, एक तरफ तेजस्वी यादव है, तो ग्राफ जो है वो कम तो हुआ होगा राहुल, इतना तो मानना पड़ेगा फिर। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ग्राफ बिल्कुल नीतीश कुमार जी का कम हुआ है। जिस तरीके से 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया, पुल लगातार गिरे, लगातार पुलों में और मुख्यमंत्री में कोई स्थिर ठहराव नहीं है। ये सारी घोटाला, कतरा घोटाला, IRCTC घोटाला, सारे घोटाले में घोटाला, व्यक्ति पार्टियां हैं, परिवार सिर्फ परिवार की हिमांशु जी, हर सवाल आपके हर हमले का जवाब आ रहा है दरअसल उधर से, ये पहली बार हो रहा है अब। नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटे को झंझारपुर से टिकट दिया गया। नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा
चारा था, जगन्नाथ किसने चारा था, जगन्नाथ किसने चारा था, आरोप लालू यादव पे लगे, आरोप लालू यादव पे लगे, आरोप लालू, आप लोगों ने रणनीति बना लिया है, गुजराती ने रणनीति बना लिया, गुजराती ने रणनीति बना लिया है, बिहार में गुजराती अपना सरकार बनाएगा, बिहार को भगाने के लिए नीतीश कुमार को साइड करने के लिए, नीतीश कुमार को साइड कर रहे हैं, नीतीश कुमार को साइड कर रहे हैं, गुजराती अपना बिहार में बचत जमाने के लिए, गुजराती आवाज दरअसल रोकी से इस तरीके से बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। हिमांशु जी, वीणा जी, दोनों से विनती गुजारिश, प्लीज ऐसे नहीं। लेकिन हिमांशु, बात यह कि 2016 में जब सीबीआई इस मामले की तफ्तीश शुरू करती है, 2017 में जांच मुकम्मल हो जाती, कंप्लीट हो जाती, और उसके 8 साल के बाद जब बिहार में चुनाव होते हैं तब दोबारा इस पर बातचीत होती है। यहां चीजें थोड़ी सी खटक रही, टाइमिंग पर सवाल है मेरा। जी, लालू जी के पास अधिकार था कि वो पहले इसका जवाब वो ले लेते, ताकि उन्हें इस समय नहीं फेस करना पड़ता, चीजें पहले ही क्लियर हो जाती। नहीं हिमांशु, 2017 में जब सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट कर दी है तो उस जांच को 2-3 साल 4 साल तक वो मेज पर पड़े रखना, फिर उसे अदालत तक पहुंचाना, फिर उस पूरे मतलब कामकाज को, पूरी प्रक्रिया को स्लो करना, और बिहार चुनाव के सामने आने के बाद इस पर बात करना, ये थोड़ा सा संदेह मन में पैदा। ये बिल्कुल वही हो गया है कि 17 महीने की सरकार गिरने के बाद उधर तेजस्वी यादव फ्लोर टेस्ट पर खड़े थे और दूसरी तरफ बिहार पर आईटी-सीबीआई के छापे पड़ रहे थे उसी दिन। बिल्कुल वैसा एग्जैक्ट हुआ ये भी। तो ये तेजस्वी जी, लालू जी चाहते तो पहले भी वो इसका जवाब मांग सकते थे, जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने वेट किया कि इलेक्शन में उन्हें यह विश्वास था कि इलेक्शन में ये चीजें नहीं आएगी, इसीलिए वो शांत थे। पहले खुल जाती तो पहले से इनको दिक्कत आ जाती। ठीक है राहुल, जवाब इस पर आपका। लोग भी शांत थे, तो ये कह रहे हैं कि उनको थोड़ी जल्दी दिखानी थी। न्यायिक प्रक्रिया अपनी चल रही है, इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया है। वीणा जी आ रहा हूं, बस एक छोटा सा जवाब राहुल से ले लेता हूं। देखिए, अभी इन्होंने घोटालों का जिक्र किया, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी जो थे कल थे वो आज नहीं है। जिस तरीके से इनके लगातार सिलसिलेवार तरीके से घोटाले सामने आए, जो नल जल योजना है उसमें सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 90% गांवों में पानी आज तक भी नहीं पहुंचा है, और जो पहुंचा है वो पीने लायक नहीं है। एनसीआर भी कहता है कि हत्या और दहेज हत्या के मामलों में बिहार टॉप 5 राज्यों में शामिल है। अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इस तरीके से नहीं होता। नल का जल पहुंचाया। अरे भाई, आप बीच में मत बोलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, ठीक है? आप उसको जाके आप अपना आपत्ति दर्ज करवाइए एंकर के पास। एनसीआर भी कहता है कि हत्या और दहेज के मामलों में बिहार टॉप 5 राज्यों में है। महिला अपराध दर जो है आज वो 64.5% है, परंतु बिहार में लगभग 120 प्रति लाख पर है। महिला सुरक्षा इनकी कहां है? बालिका गृह हत्याकांड जो मुजफ्फरपुर में हुआ, 34 नाबालिग बच्चियों पर यौन शोषण हुआ, जिसमें भाजपा नेताओं के नाम सामने आए। नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार लगातार रिपोर्ट दबाने और गुनहगारों को बचाने में लगी रही। नीति आयोग ने कहा कि बिहार की 32% आबादी अब भी गरीबी में है, देश में सबसे ज्यादा है। और जिस तरीके से बिहार की जनता भूख और बेरोजगारी से करा रही है, नीतीश भाजपा सरकार भ्रष्टाचार की मलाई खा रही है। ये सरकार जनता की नहीं है, ये ठेकेदार। ठीक है, अब वीणा जी आपके पास, वीणा जी अब मैं आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ, अब अपनी पार्टी का पूरा जो वो है मौकफ, विचारधारा सारी आप रख दीजिए एक साथ। जी, पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि नीतीश कुमार जी तो बोले थे कि विशेष राज्य का दर्जा देने की, ये आप भी जानते हैं और भी सब जानता है, ठीक है? तो ये एनडीए सरकार में मिल के कहा दिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को, क्या दिए? कुछ नहीं दिए। दूसरी बात मेरी कि एनडीए सरकार में वॉशिंग पाउडर जो निर्मा पहले सर्फ होता था वो सब भूल जाते हैं। एनडीए सरकार में वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, यही है इनका। और नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम काला धन लाएंगे, हम भारत को सशक्त बनाएंगे। तो विजय माल्या ले गया इनका भारत का पूरा धन, नीरव मोदी ले गया, ललित मोदी ले गया, मेहुल चौकसी ले गया। तो ये कहाँ हुआ? हमारा भारत कहाँ जा रहा है? हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितनी गिर गई है, नरेंद्र मोदी जी कितने गिरा दिए हैं कि अभी हम लोग
आरबीआई का रिपोर्ट आपने देखा होगा। अर्थव्यवस्था करके मैं समझा नहीं वीणा जी, जीडीपी में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की गिर गई है, उठ गई, समझा नहीं आप क्या कह रहे थे? हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हम काला धन लाएंगे। नहीं, आपने कहा अर्थव्यवस्था गिर गई है, उसी को मैं समझना चाह रहा हूं। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत जी, हमारा जो देश है वो तो बहुत गरीबी पे आ गया है ना। इन्होंने तो सब दे दिया विजय माल्या को, ले गया उनके देश को उठा के, नीरव मोदी को दे दिया, आपके पास मेहुल चौकसी को दे दिया। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर पहुंच गई, उसी तरीके से देश में जो है लोगों के पास उतने पैसे नहीं है, लोग गरीब हैं और भुखमरी के शिकार भी हो रहे हैं। बिहार में आपका दावा यह है कि पिछले 5 साल में आपने 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि केंद्र सरकार ने भी दिए, राज्य सरकार ने मिलकर 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जमीनी हालत बिहार की ये नहीं कबूल करती है कि यहां 9 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 9 लाख करोड़ रुपए, हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं। पिछले 1 दशक से बिहार डबल डिजिट ग्रोथ रेट इसका रहा है, जो पूरे भारत में सभी राज्यों में सबसे कहां की रिपोर्ट है भाई? कहां की रिपोर्ट है डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहा है? ये नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए। राहुल जी, उनको अपनी बात करने देते हैं कंप्लीट एक बार पहले जी। इसमें कोई शक नहीं है किसी को, डबल डिजिट ग्रोथ नहीं रहा है। और जब केंद्रीय बजट में बिहार का बजट कितना है? बिहार का बजट कितना है? बिहार का बजट बताओ। दी जाती है तो भाई बिहार का बजट कितना है? बिहार का बजट तो बताओ। दिया जा रहा है, कांग्रेसी आरजेडी वाले इस पे क्लेम करते हैं, क्यों दिया जा रहा है? बिहार का बजट कितना है बताओ तो सही। डबल डिजिट की बात कर रहे हो? इंजन की ग्रोथ से चल रही है भाई। बिहार का बजट कितना है? बिहार का बजट कितना है? बिहार की बजट 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। और बिहार पे खर्चा कितने का है? खर्चा कितने का है? खर्चा कितने का? बिहार में अभी रेवेन्यू सरप्लस चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। बिहार प्रतिदिन 64 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के अदा करता है। 64 करोड़ रुपए प्रतिदिन सिर्फ ब्याज के अदा करता है। लेकिन ठीक है हिमांशु, आपने बता दिया डबल ग्रोथ रेट है, लोग बहुत खुश हैं, बिहार तरक्की की राह पर है। इन तमाम चीजों का, इन 9 लाख करोड़ रुपए का या 3.5, हाँ ठीक है, या 3.5 लाख करोड़ रुपए का मैं क्या करूं जब मुझे ये पता है? सरकार सुनिए तो, आंतरिक सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। हिमांशु जी सुनिए ना प्लीज। बजट घाटा, प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार में एक आम आदमी 32,000 रुपए सालाना, और अगर मैं महीना डिवाइड करूं तो 2,685 रुपए एक महीने में एक व्यक्ति कमाता है प्रति व्यक्ति आय। अब ये 9 लाख करोड़, ग्रोथ रेट डबल, ये तमाम आंकड़ों का अब मैं क्या करूं जब बिहार में एक आदमी 2,500 रुपए कमा पा रहा है प्रति महीना? क्या किया जाए ऐसे में? देखिए बिहार में 2,500 नहीं, करीब 6,000 है। आप देख लीजिएगा, आप चेक कीजिए, अभी आप गूगल कीजिए, आपको पता लगेगा। दरअसल जिस स्थिति से निकाला है माननीय नीतीश कुमार जी ने, 32,500 रुपए सालाना कमाता है। न रोड था, न सड़क था, न पुल था, न पुलिया था, कुछ नहीं था। अरे पुल कहाँ है आज भी? वो सारे तो गिर गए। कहाँ पुल है? रोजगार भी आ रही है, अभी तो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, 25 सड़क भी नहीं है। अगले हम लोग तो पानी में चलते चल 2030 के बीच में 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, ये लोग बात करते हैं। नहीं, कब दिया जाएगा? इनका ना तो कोई विजन है ना कुछ है। कितना समय आपको? मेरा तो योजना है, मछुआरा योजना है। कुमार जी हर एक घर में नौकरी देने का ऐलान किया है महागठबंधन की सरकार ने। जिस घर में नौकरी नहीं होगा, हर एक घर में तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का ऐलान किया। वीणा जी दरअसल नौकरी की जब बात आई है तो मैं राहुल जी से एक जवाब जरूर यहां पर लेना चाहूंगा। ठीक है हिमांशु जी, दरअसल बात यह है कि पिछले 20 सालों में जो आपने रोजगार दिए हैं वो 1 करोड़ भी नहीं है, यानी प्रति कार्यकाल आपने 20 लाख रोजगार दिए और आप एक कार्यकाल में 5 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, जो कि बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन राहुल दरअसल बात यह कि तेजस्वी यादव भी कह के निकल गए हर घर को एक सरकारी नौकरी, कहां से लाएंगे 3 करोड़ सरकारी नौकरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका वाजिब सवाल बनता है। इस पे महागठबंधन ने पूरी स्टडी के साथ ही ये घोषणा की है। जिस तरीके से बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ के आसपास का बजट है, अगर उसके 2% बजट को भी हम रोजगार सृजन को लेकर अगर पुनर्गठित करते हैं तो 10 लाख नौकरियां तो इसी एक छोटे से आंकड़े से मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं। तो हमारे पास विजन है, और तेजस्वी जी ने जिस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की गठबंधन और महागठबंधन साथ में था,
जिस तरीके से, तो 5 लाख रोजगार उन्होंने 17 महीने के अंदर दिए और 4 लाख के रोजगार के आसपास वो प्रक्रियाधीन कर गए। तो हमारी सरकारों के पास विजन है, हमारे महागठबंधन के पास विजन है, और ना इनके पास कोई विजन है, ना बिहार में बने रहने का सत्ता में इनके पास कोई रीजन है। आज बिल्कुल भी नीतीश कुमार जी को मानसिक रूप से भाजपा ने रिटायर कर दिया है, और उनके रिटायरमेंट की हरकतें सामने आ रही है। मानसिक रिटायरमेंट की जिस तरीके से वो हरकतें लगातार कर रहे हैं, महिलाओं पे उल जलूल टिप्पणी कर रहे हैं, ये सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, तो इनकी सारी चीजें सामने हैं। और भाजपा के शीर्षस्थ नेता बिल्कुल भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम सरकार में आने के बाद नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। इनके एक भी शीर्षस्थ नेता का ये बयान नहीं है कि नीतीश कुमार जी को चुनाव के बाद घमासान यहां पर भी है, घमासान दोनों गठबंधन में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अब दर्शकों को मैं बता दूं, बिहार में 18 वो तारीख है जब 17 माफ कीजिएगा, जब अंतिम दिन होगा परिचय नामजदगी का, यानी नॉमिनेशन का। 3 दिन का समय बच रहा है, और ऐसे में दोनों जो बड़े गठबंधन हैं, एनडीए ने तो कुछ नाम जारी कर दिए हैं, कुछ पर सिंबल बांट दिए हैं, लेकिन महागठबंधन से 18 सीटों पर जो बात है, लेफ्ट ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन ज्यादातर ऐसी सीटें हैं 243 में जहां पर दोनों ही मतलब गठबंधन जो है उनके उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में जनता में भी कंफ्यूजन, और महज 3 दिन का वक्त बचा, आगे की पूरी रणनीति इसी पर आधारित होगी। लेकिन मुद्दे जो बीच में है अब वो दरअसल 17 के बाद हावी होंगे। तमाम चीजों पर रखेंगे नजर बेबाक मुंसिफ में। आज फिलहाल इतना ही, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।